So here we have a problem. Physical independence of force is a consequence of. फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसका जो इफेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे वो किसी और फोर्स की वजह से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर मान लीजिए कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F2, तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है कि F1 की वजह से जो F2 का जो इस पे इफेक्ट आना चाहिए वो चेंज नहीं होगा, और F2 की वजह से जो F1 पे आना चाहिए वो चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स के लिए अपन वेक्टर एडिशन रूल लगा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करेगा। दोनों ही कंडीशन में क्या है? नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स दोनों ही कंडीशन में क्या है? जीरो है। कौन कौन सी कंडीशन में? चाहे वो रेस्ट पर हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों ही कंडीशन में नेट फोर्स कितना है? जीरो है। ठीक है, अब कब तक रेस्ट पे रहेगा या कब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आ जाता है, जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आ जाता है। और अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया तो जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर रेस्ट पे है तो भी नेट फोर्स जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी नेट फोर्स जीरो है, और इन केस अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाता है तो रेस्ट वाला मूविंग स्टेट में आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला हो सकता है कि एक्सेलरेटेड स्टेट में आ जाए, लेकिन उनका जो डायरेक्शन रहेगी, जो इफेक्ट रहेगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स के अकॉर्डिंगली अपन क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है उस पर अपन उससे रिलेटेड कह सकते हैं कि भैया इसमें ना एक फोर्स के कंपोनेंट का, क्योंकि अपन कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो में अपन क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये F1 है तो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है, F2 को भी मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ। F2 का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? वर्टिकल। समझ रहे हो? तो अपन कितने भी फोर्स लगते हैं उनको अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या कर सकते हैं? दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कॉन्सिक्वेंस है किसका? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है? सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। ये 0 है, ये 8 सेकेंड है। वाई एक्सिस पर क्या है? फोर्स है। एक्स एक्सिस पर क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब अपन बात करते हैं फोर्स एंड टाइम कर्व की, फोर्स एंड टाइम कर्व की, तो जो एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व, हमेशा याद रखना बेटा ये बात, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व? फोर्स वर्सेस टाइम, measures the change in momentum, change in momentum। अब आप कहोगे सर आपने ये बात कही, हम इस बात को क्यों मान लें, हम आप पे टेस्ट क्यों करें? तो बेटा इसके लिए सिंपल सा हमारे पास क्या है? सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ है मोशन का, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम। dt क्या है? टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? फोर्स होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाता है? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। यस, तो इनकी फोर्स इनटू, तो जब अपन इसके अंदर एरिया की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो फोर्स इनटू टाइम क्या बनाएगा? चेंज इन मोमेंटम को बताएगा। क्लियर है? अब ध्यान रखना, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही है, इससे ऊपर, अगर इससे ऊपर अगर अपन बात करेंगे तो जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। मोमेंटम कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और अगर आप इसके नीचे बात करोगे तो मोमेंटम कैसा लिया जाएगा?
नेगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। कौन सी एक्सिस के? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब मैं अगर एरिया की बात करूं तो सबसे पहले देखो ये कर्व यहां से गया, यहां आया, फिर यूं यूं यूं। अब एरिया निकालना है मुझे, तो सबसे पहले तो देखो एरिया ये हो गया, बोलो ये क्या है? एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक स्क्वायर शेप देखने को मिल रही है, ठीक है। स्क्वायर जैसा लग रहा है बट ये अगर आप नंबर्स पे देखोगे तो स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल एक्चुअली में ये, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एक रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एरिया हैं। ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये हमारा सेकंड एरिया हो गया, ये थर्ड एरिया हो गया। सेकंड वाला जो एरिया है, क्योंकि एरिया तो देखो नेगेटिव होता नहीं, तो नेगेटिव साइन हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे। और फर्स्ट और थर्ड के लिए हमें पॉजिटिव साइन लेकर चलना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया 1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितने यहाँ देखो 0 से लेके 2 यानी कि 2। हाइट कितनी है? 0 से लेके 6 तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो कितना आ गया? 6 न्यूटन इंटू सेकेंड। टाइम के लिए क्या लिख लेते हैं? सेकेंड लिख लेते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड। A2 की अपन बात करते हैं, तो A2 एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेंथ कितनी है? 2 से लेके 4, तो कितना हो गया? चेंज कितना हो गया? 4 - 2 यानी कि 2। अरे भाई समझ में नहीं आया क्या? ये पॉइंट 2 का है, ये पॉइंट 4 का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? 2। और बात करें विड्थ की तो 0 से -3, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है? एरिया में कभी भी देखो, अब जब एरिया लिख रहे हो तो आप यहाँ मत करना सर ये -3 है, सिर्फ नंबर देखो 0 से लेके -3 का मतलब 3 यूनिट लेंथ इसके अंदर आ रही है, ठीक है। हाँ 6 न्यूटन इंटू सेकेंड। हाँ जब अपन मोमेंटम निकालेंगे, क्योंकि मोमेंटम एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है कंसिडर हमें करने पड़ेंगे, तो उस टाइम हम कर लेंगे। थर्ड एरिया की अपन बात करते हैं, 4 से लेके 8, तो कितने हो गए? इसकी लेंथ कितनी होगी? 4। विड्थ कितनी होगी? देखो 0 से लेके 3, ये 3 है, यस। तो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब तीनों एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एरिया 1 को अपन प्लस लेंगे, यस। एरिया 2 को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है। एरिया 3 को भी हम प्लस लेंगे, तो +12 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बेटा? नोट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. Okay. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भैया एक हाइट है और वो हाइट कितनी मान लेते हैं अपन? h हाइट मान लेते हैं। अब h हाइट से मैंने एक स्टोन को क्या किया? फ्री फॉल कराया और ये आया नीचे की तरफ, और ये अपनी क्या है? धरती माता है, प्यारी प्यारी, ठीक है। और ये यहाँ पे जब हिट कर रहा है ये स्टोन, तो कितना मोमेंटम रख रहा है? p मोमेंटम रख रहा है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या? एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर लेते हैं। जब ये स्टोन यहाँ था, पहले अपन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड केस पे आएंगे ना। फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं। जब ये स्टोन यहाँ था तो ये रुका हुआ था, यस। तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी क्या? नहीं थी, 0 थी। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन में 0 थी। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी क्या इनिशियल कंडीशन में? यस। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? mgh। तो मान लीजिए इसका मास कितना था? m मास था,
तो ये कितना ऊपर है इससे, h हाइट ऊपर है, तो कितना हो गया mgh। जब इसको यहाँ पे पहुंच जाएगा, जब ये अर्थ को हिट करेगा, मान लीजिए हिट करते टाइम इंस्टेंटली, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाइट जीरो हो गई ना, अर्थ पे आ गया तो जीरो हो जाएगी। क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल जो होगी क्या वो जीरो होगी क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो नहीं होगी। तो कितनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं अपन, एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, और फाइनली में काइनेटिक एनर्जी ही क्या है, टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। तो इसका मतलब E जो फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर है, और ये E इनिशियल के बराबर होगा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो ये कितना हो गया mgh। क्लियर है मेरी बात, यस। अब ये बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अपन निकालते हैं हाफ mv² से, बोलो हाँ या ना, यस। ये क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ऊपर भी m नीचे भी m, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह लिखा है, यस। तो देखो m² v², ये कुछ ऐसा बन गया, m² v² अपॉन 2m, यस। m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो p²/2m। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई है, p²/2m के बराबर आ गई है। और ये कह रहा है कि जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है उस सिचुएशन में इसका मोमेंटम कितना है, p है, मोमेंटम कितना है, p है। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, p²/2m के बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए, यस। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको P को, तो P कितना हो जाएगा, देखो 2m इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2m² GH और अंडर रूट। सही है या गलत है, यस। तो यहाँ पे देखो, अब जब हम दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाइट चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब मास और ग्रेविटी एक्सेलरेशन वगैरह चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हाइट से रिलेशन अगर निकालना चाहूँ, तो सिर्फ हाइट से अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो हाइट का रिलेशन कुछ ऐसा है, √h, किसके साथ, मोमेंटम के साथ। अब इसको अपन बेटा कैसे कर सकते हैं, आपने जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कभी भी आप h के अंदर कुछ चेंज करते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग p में कितना चेंज होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। आप वैसे नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और तरीका है, क्या तरीका है कि हाइट को भी इसने 100% बढ़ा दिया है। तो हाइट अगर पहले h थी, अगर पहले हाइट h थी तो अब कितनी हो जाएगी, 100% बढ़ेगी, मतलब h प्लस h, भाई h का 100% कितना होता है, h ही होता है, तो h प्लस h इक्वल्स टू 2h, यानी कि न्यू हाइट अब कितनी हो गई है, 2h हो गई है। तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो जो न्यू मोमेंटम जो होगा उसको मैं p प्राइम से लिख लेता हूँ, वो बेसिकली अंडर रूट, क्योंकि मास वगैरह कुछ चेंज हो नहीं रहा तो 2m² g एज इट इज रहेगा, और हाइट की जगह कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, यही बात है, यस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इजीली मेरा फाइनल आंसर यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ से p प्राइम इक्वल्स टू अंडर रूट, 2 को अलग ले लीजिए, बाकी 2m² g और h, ये वैल्यू किसकी है, p की है, यस। तो यहाँ से अपन कितना लिख देंगे, p प्राइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2p, p प्राइम कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ हो गया p का। अच्छा, तो p प्राइम जो है √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 ऑफ p हो गया है। पहले मोमेंटम इतना था, अभी वो मल्टीप्लाइड होके कितना हो गया, 1.41 टाइम्स हो गया है। तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 0.41 टाइम्स बढ़ रहा है, यस और नो, यस। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 41% लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का साइन जब भी आप हटाते हो तो डिवाइड में 100 जाता है, जब लगाते हो तो मल्टीप्लाई में 100 करना होता है। तो 0.41 की अगर मैं 100 मल्टीप्लाई में करूँगा तो 41 ही तो आएगा, 41%। तो मतलब
जो हमारा मोमेंटम है वो कितना बढ़ जाएगा, 41% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 41%। तो यहाँ से हमारा जो बी ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वो ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं है तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप डेल्टा पी निकाल सकते हो। डेल्टा पी वहाँ से थोड़ा और मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, पी प्राइम कितना है 1.41 पी, पहले कितना था पी ही था, तो चेंज कितना आ गया 0.41 पी आ गया। चेंज इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी पहले कितना था इंटू 100%, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। यस और नो, यस। अच्छा तो देखो चेंज कितना आ रहा है 0.41 पी, पहले कितना था पी इंटू 100%, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 0.41 को 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, वही 41%। तो आप जैसे चाहो वैसे समझ सकते हो। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो नोट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F vector equals to 6i cap minus 8j cap plus 10k cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be 2009 के अंदर इक्वेशन पूछा गया है नीट के अंदर। चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया फोर्स और हमें एक्सेलरेशन दिया गया है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ये फॉर्मूला क्या हमेशा वैलिड है क्या, नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। और क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आपको मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब आपको ये मानकर चलना है कि क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो F इक्वल टू हो गया m इंटू ए वैक्टर। क्लियर है, ओके। तो मास कितना हो जाएगा यहाँ से, F वैक्टर, क्योंकि मास क्या है, एक मास कैसी क्वांटिटी है, मास हमारी स्केलर नंबर है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे इनको स्केलर फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, ये लो। अब हमें ये जो वैल्यू है ये तो गिवन है, कितनी दी हुई है देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। यस, हमें क्या निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। फोर्स कितना दिया हुआ है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये दिया हुआ है ना। यस, तो हम इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाइए, x कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, कितना है 6 के स्क्वायर करोगे 36, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करके लिखिए, y कंपोनेंट है -8, -8 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो प्लस का 64 आएगा, तो ये लीजिए 64। z कंपोनेंट का स्क्वायर करके लिखिए, कितना है +10 का स्क्वायर करूँगा तो +100, ये कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 36 प्लस 64 100 प्लस 100 200। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ 100। यस, अच्छा, तो क्या मैं जब रूट लेके लिखूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 इंटू √100। भाई मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, √2 भी रूट के अंदर है, 100 भी रूट के अंदर है। यस, 100 का अगर रूट स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो कितना आता है 10 आता है, तो ये कितना आ जाएगा 10√2। ठीक है, फोर्स किसके अंदर है अपना, न्यूटन के अंदर है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर है। तो एमकेएस के अकॉर्डिंग मास की जो यूनिट जो होगी वो अपन इससे निकाल लेंगे। लेकिन ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो ये 10√2 क्या है न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके, मास की। तो मास कैसे निकालोगे, फोर्स कितना आया 10√2 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 10√2 kg। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा मास आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, सो नोट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ कैपिटल M, मास दिया हुआ है kg पर सेकेंड।
ठीक है नहीं, 1 सेकंड में m kg मास कन्वेयर बेल्ट पे गिर रहा है। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है, कितना चाहिए। तो एक कन्वेयर बेल्ट का मतलब क्या था, कन्वेयर बेल्ट समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लीजिए व्हील्स हैं और इसके ऊपर एक यहाँ पे क्या है बेल्ट लगा दी, और ये जब व्हील्स घूमेंगे तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये भी घूमेगी, कन्वेयर बेल्ट भी घूमेगी। तो कन्वेयर बेल्ट का यहाँ पे आपको एक 3D एनिमेशन जो है दिखा देते हैं अपन किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी यूज़ होता है, बैग्स अपने आप सामान को आगे ले जाने के लिए। रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, तो कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर जो सैंड गिर रही है वो कितनी गिर रही है, m kg पर सेकंड गिर रही है। तो पूछा था फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बेटा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोमेंटम की। तो मोमेंटम p इक्वल्स टू कितना होता है, मास m इंटू वेलोसिटी, यही होता है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी। तो पहले अपन मास का कर लेते हैं, वेलोसिटी को छोड़ देते हैं, तो v dm अपॉन dt, लेबनीज रूल। हाँ, उसके बाद मास को छोड़ दीजिए, वेलोसिटी का कर लीजिए dv बाई dt। अब इस प्रॉब्लम को समझो, ये कह रहा है कि बेल्ट जो है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए तो dv अपॉन dt क्या हो गया, 0। क्यों हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन ने ही हमें रिस्ट्रिक्शन दिया है, तो इसका मतलब dp अपॉन dt किसके बराबर आ गया, v dm अपॉन dt के। सही है, यस। अब देखो इसने क्या कहा है, द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड, यानी कि जो सैंड जो गिर रही है उसकी रेट दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, m kg पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमें dm अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, कैपिटल M kg पर सेकेंड दी हुई है, यस। तो यहाँ से dp अपॉन dt क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। ये इसने तो यही तो पूछा कि भाई कितने फोर्स की हमें ज़रूरत होगी बेल्ट को मूव करते रखने के लिए। तो फोर्स यानी कि dp अपॉन dt इक्वल्स टू कितना जगह, v dm अपॉन dt कितना है, कैपिटल M है, तो v इंटू कैपिटल M यानी कि कैपिटल M इंटू v। इतने फोर्स की हमें ज़रूरत होगी अगर हम इस बेल्ट पे कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, सैंड जो है यहाँ से गिराते जा रहे हैं। किस रेट से गिरा रहे हैं, m kg पर सेकंड से गिरा रहे हैं, और ये जो बेल्ट है इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में हमें इतना फोर्स जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सी ऑप्शन देखो, m इंटू वी, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है। An object of mass 3 kg is at rest. Now a force of F vector equals to 6t square I cap plus 4t j cap. यानी कि force is a function of time is applied on the object, then velocity of the object at 3 second. कि t equals to 3 second पर इसकी velocity कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, शुरुआत में रेस्ट पे था। तो इनिशियल कंडीशन के अंदर, इनिशियल जो कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल कंडीशंस क्या कह रहे हैं, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल जो vi जो होगा 0 होगा। ये बात क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। फोर्स कितना दिया हुआ है, 6t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप, ठीक है। अब हमें फोर्स से लेना देना नहीं है क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना है। एक्सेलरेशन अगर हमें पता चल जाए तो हम
शुरुआत में हमें पता है वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, तो हम इजीली बता पाएंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स के अंदर आप मास से डिवाइड कर दीजिए, F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम हो जाएगा। तो मास कितना है भाई 3 kg है, तो यानी कि एक्सेलरेशन 3 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 2t² आई कैप प्लस 4/3 t j कैप। ये हमारे पास क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, अब बेटा जी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यस, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख दूंगा मैं, ए वेक्टर इंटू डी टी। यस, इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं अपन और अपन टोटल चेंज की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन कर दो तो डी कितना हो जाएगा, फाइनल कितना है वी एफ, इनिशियल कितना है वी आई, इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू डी टी। क्लियर है, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस है ना बेटा वो वेक्टर फॉर्म में पूछे गए, तो हमें वेक्टर फॉर्म में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, डीवी वेक्टर डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, लिमिट क्या लगेगी वी इनिशियल से वी फाइनल। अरे भाई वी इनिशियल से वी फाइनल, अपर लिमिट पॉजिटिव लिखते हैं, लोअर लिमिट नेगेटिव लिखते हैं, बस। अब वी आई तो कितना है 0 है, तो वी आई तो कितना है हमारा 0 है, तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है वी एफ वैक्टर है। इंटीग्रेशन टाइम की लिमिट कितनी लगानी है, देखो 0 से 3 सेकेंड, शुरुआत में टाइम 0, उसके बाद 3 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ये रहा 2t² आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप, और इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 2 एज इट इज आ जाएगा, t² का आपको पता है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t³/3, क्योंकि बेटा t बेस टू दी पावर अगर m है तो इसका इंटीग्रेशन जब होता है तो पावर 1 बढ़ जाती है और सेम नंबर अपन नीचे भी लिखते हैं। तो पावर 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यानी कि t³/3। ठीक है, आई कैप प्लस 4/3, टी की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो t²/2 जे कैप। लिमिट्स क्या रहेंगी 0 से लेके 3 सेकेंड, तो 0 लोअर लिमिट के लिए तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है। तो इससे आगे मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो वी एफ वैक्टर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, देखो 2/3 एज इट इज़ इंटू t³, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 27 आई कैप प्लस, इसको सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2, तो 2/3 इंटू t² यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जे कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 2 = 18 आई कैप प्लस 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 2 = 6 जे कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी किस टाइम पर, 3 सेकेंड पर, कितने पे 3 सेकेंड्स पर, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शंस पर नज़र मारता हूँ तो जो हमारा जो बी ऑप्शन है बेटा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आप सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second, ठीक है, moving with a speed of 20 meter per second. Then he experiences a force of, तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो बॉल थी, बॉल का मास कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम, लेकिन एम के एस के अंदर हम केजी के अंदर मास लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.15 kg। स्पीड क्या थी, बॉल की स्पीड क्या है, देखो स्पीड क्या है
20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल को कैच करने से पहले जब बॉल हवा में थी उस वक्त उसका जो मोमेंटम होगा P इनिशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा m इंटू वी। तो 20 इंटू 0.15 3.00 और इसका जो यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। कैसे निकाला मैंने मोमेंटम की यूनिट न्यूटन, इधर जगह सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। तो ये उसको जब उसने बॉल पकड़ी उससे पहले का मोमेंटम था। जब वो बॉल को पकड़ लेगा तो बॉल रुक गई ना, अरे बॉल रुक गई, जब उसने कैच कर ली तो बॉल रुक गई, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस, यानी कि उतना ही आ गया कितना 3 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है? कितना टाइम उसको लगा कैच करने के अंदर? 0.1 सेकेंड। रोकने में डेल्टा टी कितना था? 0.1 सेकेंड। यस। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा उसके हाथों को? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 3/0.1। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन यूनिट बच जाएगा। 3/0.1 का मतलब 30। कितना हो गया? 30। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 30 न्यूटन। तो उसको कितना फोर्स लगेगा भैया? उसको 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होने वाला है। कितना? 30 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा ऑप्शन है बेटा जी? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। वेलोसिटी आपको दे दी कितनी? 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फोर्स कितना दे दिया? 210 न्यूटन दे दिया। देन द रेट ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल। रॉकेट में क्या होता है? जो फ्यूल होता है वो जलता है और उसके बाद कंबशन चैम्बर से जो गैसेज जो होती हैं कंबशन के बाद वो पीछे की डायरेक्शन में निकलती है, रॉकेट से बाहर निकलती हैं, ठीक है, और उससे एक्शन रिएक्शन फोर्स मिलता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट आगे जाता है। तो जो कंबशन चैम्बर से जो चीज़ें जलकर गैस निकलती है वो पीछे निकलती हैं। तो जितनी स्पीड से पीछे निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम कंजर्वेशन से वो आगे जाएगा। रॉकेट का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। तो अब रॉकेट के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो फोर्स कितना होता है भाई? फोर्स होता है भाई dp अपॉन dt। फोर्स हो गया dp अपॉन dt। अगर अपन ये मानकर चलें कि रॉकेट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, रॉकेट की जो वेलोसिटी वो देखो एक फिक्स वेलोसिटी दी हुई है आपको 300 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज नहीं हो रही है। अब मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब टाइम के रेस्पेक्ट में मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकते हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं। तो यानी कि जो जनरल एक्सप्रेशन है फोर्स का वो कितना आ जाएगा? पहले मास का मैं अगर डिफरेंशिएशन कर लूँ तो मुझे वेलोसिटी को छोड़ना पड़ेगा, लेबनीज रूल, और जब मैं मास को छोड़ूंगा तो मैं वेलोसिटी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी का क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ये हो गया 0, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो आ गया v और dm अपॉन dt। dm अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मास। मास क्या है? फ्यूल। फ्यूल ही तो जलेगा रॉकेट के अंदर, तो फ्यूल कम होता जाएगा तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा? फोर्स यहाँ पर मिलेगा। तो देखो ये हमसे dm अपॉन dt ही पूछा गया है, तो मैं इसको रीअरेंज करूँगा फोर्स अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? dm अपॉन dt मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? dm अपॉन dt। तो फोर्स कितना है हमारे पास? 210 न्यूटन है। कितना है? फोर्स कितना है? 210 न्यूटन है। और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है हमारा? dm अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मास, यानी कि फ्यूल कितना कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए? इनको जब सोल्व करोगे इनकी यूनिट्स को तो kg पर सेकंड में आ जाएगा mks के अकॉर्डिंग। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 3 7 से 21 और 3 10 से 30। तो 7/10 को मैं 0.7 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब dm अपॉन dt कितना आ गया है?
0.7 kg पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F equals to 600 minus 2 into 10 raised to the power 5t, where F is in Newton and T is in second. मतलब force is depending on the time, time का function है। The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. जैसे बैरल क्या होता है, जो पाइप होता है ना, गन का जो पाइप होता है, उससे जैसे ही बाहर निकलेगी तो उस पर जो फोर्स है वो जीरो हो गया है। ठीक है, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल। व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट? तो जो फोर्स होता है वो होता है भैया आपका dp ओवर dt, और dp क्या हो जाता है हमारे पास f इन dt, और dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और इसी को अगर टाइम इंटरवल क्या है बहुत छोटा है तो इसी को अपन इम्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्स इज ऑल्सो चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे फोर्स आपको मिल गया कितना है, 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5t। अब अगर आपको बताओ ये निकालना है, डीपी निकालना है, तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल करना पड़ेगा ना? यस। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास टाइम इंटरवल कैसे निकालें? टाइम इंटरवल कौन सा टाइम इंटरवल? जब तक कि उस बुलेट पर फोर्स लग रहा है। अब बुलेट पर फोर्स कब तक लग रहा है? जैसे मान लीजिए ये आपका गन है, ठीक है, ये आपका गन, ये बैरल है, तो जब तक वो बुलेट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तब तक ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि जैसे इस बैरल से बाहर निकलती है इस पर फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो इस बुलेट को यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमें चाहिए। तो कैसे निकालें? फोर्स कहा गया है ना कि जैसे वो बैरल से बाहर निकलती है फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो। तो फोर्स जीरो होगा कब? जब वो बैरल से बाहर निकलेगी, और बैरल से बाहर निकलेगी मतलब उस वक्त जो टाइम होगा वही टाइम क्या होगा, टोटल इसने बैरल के अंदर कितना टाइम लिया उस टाइम के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? अरे भाई, बुलेट यहाँ से चली और जब यहाँ से निकल रही है तो फोर्स जीरो हो रहा है। इसका मतलब फोर्स कब जीरो हो रहा है? जब उसने बैरल के अंदर के डिस्टेंस पूरी कवर कर ली है, और हमें भी ये चाहिए कि बैरल के अंदर कितनी डिस्टेंस जो कवर की है उसमें कितना टाइम लगा, हमें भी वही चाहिए। तो एफ इक्वल टू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो यहाँ से ये ज़ीरो ये हो जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5t। इसको रीअरेंज करेंगे तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5, और टाइम की यूनिट आपको पता क्या आती है, सेकेंड। ये 2 है तो ये पावर 5 की जगह 3 पावर बच जाएगा, 10 रेज़्ड टू द पावर 3 बच जाएगा। 2 से सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। ये आ गया है आपका टाइम। क्या आ गया है? टाइम। कौन सा टाइम? जब वो बैरल से बाहर निकल रही है, यानी कि जो फाइनल वाला जो पॉइंट है उसका टाइम आ गया ये, जब वो बैरल से बाहर निकल रही है। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे इम्पल्स, निकालेंगे एवरेज इम्पल्स निकालेंगे, यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। हमें एक छोटा सा जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने टाइम के लिमिट ज़रूर निकाल ली है। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ तो जो इम्पल्स जो है वो टोटल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, मोमेंटम चेंज के बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ इंटू डी टी। मैंने दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेशन किया है। लिमिट्स कह रहेगी शुरुआत में टाइम 0 और लास्ट में टाइम कितना है, 3 मिली सेकेंड्स। कितना है? 3 मिली सेकेंड्स। क्लियर है? टाइम की वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी। तो फोर्स का एक्सप्रेशन कितना है, देखो 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5t, और ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन आपको पता ही कैसे होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो इसके साथ dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो इनके 600 इंटू टी माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5, t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। और लिमिट्स आपको पता ही है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 मिली सेकेंड्स है। ठीक है,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, इम्पल्स आ रहा है, एवरेज इम्पल्स आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर अपन करें, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 600 इंटू टी की जगह 3 मिली सेकेंड्स। 3 मिली सेकेंड्स का मतलब 3 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻5 और टी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 मिली, यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो -6 हो जाएगा। और आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, अरे भाई फोर्स न्यूटन dt टाइम सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो देखो ये है 600 इंटू 3 यानी कि 1800 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ रहेगा, माइनस 9 है, ये 10⁻5, तो ये 0.9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे भाई 10⁻5, इससे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 बचेगी, 9 और 10⁻⁻1 मतलब 0.9। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, -3 है, इसको हटाओ और इसको 3 प्लेस आगे डेसिमल लगा तो 1.8 माइनस 0.9 यानी कि आ गया 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इम्पल्स आ गया, एवरेज इम्पल्स आ गया। क्या आ गया, एवरेज इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो है, अगर देखो करेक्ट ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो है अपन ने प्रोवाइड कर दिया है। तो आराम से सॉल्यूशन को नोट कीजिए और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, चैट बॉक्स आपके लिए, ठीक है। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाता है, डी हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ 5000 kg रॉकेट इज set for vertical firing, the exhaust speed is 800 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट के अंदर भाई जो फ्यूल होता है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट। फ्यूल का जो कंबशन होता है, तो जो कंबशन के बाद जो गैसेस जो हैं वो रॉकेट के पीछे से निकलती हैं, स्पीडली निकलती हैं। अब पीछे की तरफ निकल रही हैं, उससे एक्शन रिएक्शन की वजह से रॉकेट आगे की तरफ भागता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप एक बैलून लेते हो और बैलून के अंदर आपने देखा होगा बचपन के अंदर होता था, जिसके अंदर अपन जो है नाइट्रोजन वगैरह जो है बैलून के अंदर फिल करते थे, ठीक है। हल्की गैसें जब अपन फिल कर लेते हैं और उसको अपन छोड़ते हैं तो एयर पीछे से निकलती है और बैलून ऊपर की तरफ उठता है ना, आगे की तरफ जाता है बैलून। एयर पीछे से निकलेगी और बैलून आगे की तरफ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, रॉकेट के अंदर होता है, ठीक है। तो रॉकेट का मास दिया हुआ है, एग्जॉस्ट यानी कि जो गैसेस बर्निंग के बाद कंबशन चैम्बर में जो कंबशन के बाद जो गैसें पीछे से रॉकेट के निकल रही हैं, उनकी जो स्पीड दी गई है वो दी गई है आपको 800 मीटर पर सेकेंड। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रोपेलेंट पीछे निकल रहा है, ठीक है, जो फ्यूल या जो प्रोपेलेंट जिसे अपन कह रहे हैं, ठीक है, उसका जो फोर्स है, उस पर जो फोर्स लग रहा है प्रोपेलेंट पे, वो कितना होगा। तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे जापानीज रूल यूज़ करूँगा। सबसे पहले अपन वेलोसिटी को छोड़ देते हैं और मास का जो है टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद मास को छोड़ देंगे और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। और ये आ जाएगा कि भाई प्रोपेलेंट जो है, जो फ्यूल जो है कंबशन चैम्बर पे, उसमें जब निकल रहा है तो कितना फोर्स से वो निकल रहा है। अब क्योंकि देखो जो इजेक्शन की जो स्पीड दी गई है वो एक कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब जो गैस निकल रही है रॉकेट से जलने के बाद, उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये हो गया ज़ीरो।
टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि 0। तो यानी कि प्रोपेलेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो गया v इंटू डी एम बाई डी टी। अच्छा, एग्जॉस्ट की जो स्पीड है कितनी, 800 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 800 और डी एम अपॉन डी टी। क्लियर है? यस। अब हमें पता है कि जो एग्जॉस्ट जो हो रहा है प्रोपेलेंट, उसका जो फोर्स होगा सेम फोर्स रॉकेट को मिलने वाला है एक्शन रिएक्शन लॉ से। तो रॉकेट का जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर ही होगा, लेकिन रॉकेट के फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब जो रॉकेट यानी कि जो थ्रस्ट, इसको आप थ्रस्ट भी कह सकते हो, इस फोर्स को कौन सा कह सकते हो, थ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हो, कि ऊपर की तरफ लग रहा है ये, है ना, रॉकेट को ऊपर ले जाएगा। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन कितना होगा, आप कहोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो ये तो बेटा नेट एक्सेलरेशन है रॉकेट का। अगर रॉकेट, मान लीजिए ये रॉकेट है हमारा, ठीक है, इसको में पीछे से कैसे निकलती हैं, तो इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन आपको पता है ग्रेविटी की वजह से नीचे कितना रहता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसको नेट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिले, इसके लिए रॉकेट पर जो फोर्स लगना चाहिए, जो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होना चाहिए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जब थ्रस्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 20 + 10 30 होगा, तभी तो ऊपर की तरफ नेट कितना बच जाएगा। अगर थ्रस्ट का ऊपर की तरफ 30 है, 10 माइनस हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से, 30 - 10 20, तो नेट एक्सेलरेशन 20 आना चाहिए। तो जो थ्रस्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा बेटा कितना लिखना चाहिए, हमें g + a लिखना चाहिए। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, a क्या है कि ऊपर आपको कितना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना, बच्चे गलती यही कर जाते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। g + a हमेशा लिखना है, क्योंकि आप सोचो अगर थ्रस्ट का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ नेट एक्सेलरेशन रॉकेट को कितना मिला, 10 ही मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जो थ्रस्ट का एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्लस आपको कितना एक्सेलरेशन चाहिए रॉकेट को नेट, उसको ऐड करके हमेशा लिखना है। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, फोर्स किसके, प्रोपेलेंट फोर्स के एक्शन रिएक्शन लॉ से। तो ये कितना है, 800 dm/dt इक्वल्स टू, मास कितना दिया हुआ है रॉकेट का, 5000, g + a कितना है 20, g कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 + 20 यानी कि 30। तो dm/dt अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 30/800। तो सबसे पहले तो 20 से 20 कैंसिल करते हैं, और ये हो गया 30 × 5, यानी कि ये हो जाएगा ये 5000 है ना भाई, 13 × 50 कितना हो जाएगा 1500, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 8। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 8 × 1 = 8, 7 आएगा, 884, ठीक है, 6, 8 × 7 = 56, और 187.5 कितना आ जाएगा 187.5। 1500 के अंदर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 187.5। dm/dt यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, kg/सेकेंड, मास और नीचे टाइम, kg/सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, 187.5 kg/सेकेंड। क्लियर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ध्यान देने वाली बात बस यही है कि जो प्रोपेलेंट जो है उसका जो फोर्स होगा वो रॉकेट या थ्रस्ट के फोर्स के बराबर होगा, और थ्रस्ट का फोर्स हमेशा m × g + a से निकालोगे। ए कितना एक्सेलरेशन चाहिए रॉकेट को, g क्या होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट एंड ऑफ मास 1 kg। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज, फोर्स है कितना 6 न्यूटन का, फोर्स कितना है 6 न्यूटन का, मास कितना है 1 kg का। ठीक है, और शुरुआत में देखो बॉडी कितना है, रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का 0 हो गया। ठीक है, अटेन्स है वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, थोड़े टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड हो रही है।
ठीक है ये बात भी। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, की जो टाइम है वो कितना है, कितनी देर तक ये फोर्स लगे कि उसकी वेलोसिटी 0 से लेके 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए। एक बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस पर एक फोर्स लगा और थोड़े टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो ये फोर्स कितनी देर तक लगाएं कि इसकी वेलोसिटी 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है बेटा, dp अपॉन dt। मास यहाँ पे चेंज होगा नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, मास चेंज होगा नहीं तो मास का डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी का होगा, तो dv अपॉन dt। यही बात है, यस। तो यानी कि क्या मैं यहाँ पे dv अपॉन dt इक्वल्स टू एफ बाई एम लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो क्या मैं dv इक्वल्स टू एफ बाई एम इंटू dt लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, दोनों साइड में क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, तो dv इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 से, हमें नहीं पता कितने टाइम तक, तो हम मान लेते कि t टाइम तक या t नोट टाइम तक, हम कितना मान लेते कि भाई t नोट टाइम तक हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता तो हम t नोट मान लेते हैं, f बाई एम और dt। dv का इंटीग्रेशन v होगा और v के लिए अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव। क्लियर है, यस। f की वैल्यू 6 न्यूटन है, मास 1 है, 6 बाई 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट t नोट है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये तो हो गया 0। फाइनल कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 6, t की जगह कितना आ जाएगा, t नोट अपर लिमिट, t नोट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 बाई 6 यानी कि 5 सेकेंड्स, कितना आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो बेटा जी क्या हो गया है, बी ऑप्शन हो गया है। सो नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, प्रोड्यूस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज, फोर्स कितना है बेटा, फोर्स है 10 न्यूटन, एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है भैया, फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना हो जाएगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन, फोर्स है 10 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा 10 MKS के अंदर यूनिट क्या हो जाती है, मास की यूनिट kg, तो 10 kg। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, सी। कितना हलवा क्वेश्चन है भाई, 1996, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज एफ वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। फोर्स का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे बेटा दिया गया है सबसे पहले चीज, एंड एक्सेलरेट्स विद, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, गुड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हमें समझना होगा फोर्स हो जाता है बेटा m इंटू ए वैक्टर, ठीक है। अब मास हमारा है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मास, तो हमें भाई वेक्टर में डील नहीं करना, हमें स्केलर में ही डील करना है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड से मास आ जाएगा। अब एफ वेक्टर हमें बेटा कितना दिया हुआ है, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। अगर बेटा जी हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाइए, उसके बाद x कंपोनेंट का स्क्वायर लिख लिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करके लिखिए, y कंपोनेंट कितना है -8, स्क्वायर करूंगा तो 64 आ जाएगा। z कंपोनेंट कितने हैं 10, 10 का स्क्वायर करके लिखूंगा तो 100 हो जाएगा। तो ये बेटा कितना आ गया 200 आ गया। तो 200 को क्या मैं √2 इंटू √100 लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि √200 हो जाएगा, और √100 कितना हो जाएगा 10, तो 10√2। ये क्या है हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास कितना हो जाता है फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड।
अब 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 10√2, और MKS के अंदर मास की यूनिट क्या होती है kg। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो यहाँ पे देखिए 10√2 kg कौन से में है, सी ऑप्शन में है, तो सो द सी इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स at the rate of 1 kg per second. This fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km per second. ठीक है, this exert a force on the rocket, कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फ्यूल जो बर्न हो रहा है dm/dt वो हमें दिया गया है कितना 1 kg per second. This fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km per second. This exert a force on the rocket equals, बहुत सिंपल है, फोर्स अगर हमें निकालना है तो dp/dt होता है, ठीक है बेटा, मोमेंटम m इंटू वी, तो ये मैं लिख सकता हूँ m dv/dt। पहले मैंने m को छोड़ दिया, वेलोसिटी का क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर वेलोसिटी को छोड़ दिया और मास का कर लिया। अब हम जब प्रोपेलेंट की बात करते हैं, रॉकेट के फ्यूल की बात करते हैं, तो रॉकेट के जो एग्जॉस्ट जो है, जो गैस निकल रही है, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, तो ये 0 हो जाता है। तो रॉकेट के केस में जब भी आप प्रोपेलेंट या फ्यूल की सिचुएशन की बात करो, तो जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो वेक्टर लगा दो, ठीक है। अच्छा, तो इसने क्या पूछा था, फोर्स ही पूछा था, वेलोसिटी आपको दी गई है 60 किलोमीटर पर सेकेंड, dm/dt आपको 1 kg पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻³ लिख दूंगा। बोलो यस और नो, यस, ये हो गया भैया मीटर पर सेकेंड, और dm/dt हमें दिया हुआ है 1 kg पर सेकेंड, 1 kg पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन बन जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 16 × 10⁻³ यानी कि 60,000 न्यूटन। कितना हो जाएगा 60,000 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ गया। तो 60,000 न्यूटन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो द solution is here, you can note down the solution and the correct option is B.